जय श्री कृष्ण। हाँ भाई बंधुओं, सभी विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। मोनिका जी, सोनालिका जी, दर्शित जी, सभी विद्यार्थियों का इस परिवार में, सहदेव जी, सुनीता जी, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है। देखो साथियों, कल हम लोग एक भौतिक विज्ञान का जो गति वाला टॉपिक करे थे, आज भी हम गति वाले पर अध्ययन करेंगे। लेकिन साथियों, कल जो एक प्रश्न था 19वां, उसमें हल्की सी मास्टर के मानवीय मस्तिष्क से थोड़ी भूल हो गई। उसी भूल को पहले ठीक कर लेते, ठीक है। जो रिट में प्रश्न आया हुआ, थोड़ा पिछले 2 दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य के अंदर नमी थी, इसलिए जो है हड़बड़ाहट के अंदर जो है प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। कोई बात नहीं, हर प्रकृति के अंदर हर जीव ना कहीं कोई गलती हो जाती है, तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर ठीक ना जो है वो अच्छी बात है। यदि मैं गलती कर दूं और उसको ठीक वापस नहीं करूं और मैं अपने आप को सुपीरियर समझूं, तो वो गंदी बात है, ठीक है। तो जो कल हमने गलती की उसी को सुधार करते पूरा सरल लोलक का कंसेप्ट पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? सरल लोलक का कंसेप्ट या पेंडुलम का कंसेप्ट, के पेंडुलम में किस प्रकार से गति होती है, कैसे गति नहीं होती है। हाँ भाई, सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। तो साथियों, कल वाली भूल को थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, सरल लोलक, ठीक है भाई। चलो इधर देखें, प्रश्न ये था कल हमारा। क्या प्रश्न था? एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि लोलक पर ये सरल लोलक पर ही कंसेप्ट हो। पेंडुलम की गति हो गई, लोलक की गति हो गई, घंटे की सुई की गति हो गई, तो सारी चीजों को साथ में, मतलब कहीं पर भी किसकी बात कर रहे हैं? एसएचएम। किसकी बात कर रहे हैं? एसएचएम, जिसे आप बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं साथियों? सरल आवर्त गति। देखो साथियों, सरल आवर्त गति का एक सबसे अच्छा उदाहरण है पेंडुलम की गति। किसकी गति साथियों? पेंडुलम की गति। तो देखो साथियों, को पेंडुलम, जैसे मान लो यहाँ कोई पेंडुलम कहीं से जुड़ा हुआ है। अब कमेंट करना बंद करें, एक बार इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में वापस आने की भी संभावना, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो, ये एक सरल लोलक है साथियों। अब देखो, जब सरल लोलक, इधर देखो, इधर देखना, ये मान लो आपके सामने एक लोलक है साथियों, ऊपर से जुड़ा हुआ है। ये लोलक एसएचएम करता है, सरल आवर्त गति करता है, मतलब ये ऐसे दोलन करेगा, फिर वापस अपनी माध्य अवस्था पर, फिर ये अधिकतम ऊंचाई पर, फिर माध्य अवस्था पर, फिर अधिकतम ऊंचाई, फिर माध्य अवस्था, फिर अधिकतम ऊंचाई। तो ये ऐसी गति है ना पेंडुलम की गति। इस गति को हम बोलते हैं सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सुनना साथियों, माध्य अवस्था का मतलब ऐसा, मतलब किसी प्रकार की गति ना हो रही। भाई देखो, अभी जैसे मान लो मैं हूं, मैं जैसे मान लो खड़ा हूं, तो इसमें कोई गति नहीं है, तो मैं अपनी माध्य अवस्था में ये ऐसे मुड़ा, मतलब मैं गति करना आरंभ किया। अब मुझे बताओ, 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की विवेग या जो है वेग के कारण उस वस्तु में संचित ऊर्जा कहलाती गतिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति अथवा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती? स्थितिज ऊर्जा। लालो, आप लोगों को मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। और भाई बंधुओं, पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप बोलते हो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता महात्मा गांधी हॉस्पिटल, MGH, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, MGH, जहां M है वस्तु का मास, G है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और H है साथियों ऊंचाई, ठीक है। अब सुनना, इधर देखो, अब देखो साथियों, अब आप लोगों को पता माध्य अवस्था में कोई गति नहीं हो रही है। भाई ये तो है माध्य अवस्था। कौन सी अवस्था साथियों? ये जो अवस्था आपके सामने दिख रही है, ये माध्य अवस्था। कैसी अवस्था साथियों? माध्य अवस्था। अब देखो, अब माध्य अवस्था से पेंडुलम गति करना शुरू करेगा, तो पेंडुलम इधर आएगा, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो मेरे लाल लालियो, इधर आएगा, फिर पेंडुलम इधर जाएगा, फिर माध्य अवस्था पर ऐसे गति करेगा। मतलब ये यहां पर इसकी क्या होगी साथियों? अधिकतम, यहां पर होगा साथियों अधिकतम विस्थापन। भाई इधर देखो ना, ये पेंडुलम इधर से इधर गति जितना जाना वहां उधर चला जाएगा, फिर वापस अपनी कहां पर आएगा? माध्य अवस्था पर। अरे भाई ऐसी गति है, ऐसी, ये वाली गति कौन सी गति है? सरल आवर्त गति या पेंडुलम की गति। अब सुनो, तो ये अधिकतम विस्थापन यहां पर होगा इसका। अब सुनना, जब माध्य अवस्था में कोई गति नहीं होती है, समझ लो उस समय v क्या रह रहा है? 0। भाई वेग क्या होगा? 0। मैं सिंपल खड़ा हूं, मेरे पास कोई वेग है ही नहीं, तो v क्या होगा? 0। अब मुझे बताओ, v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, भली वस्तु का द्रव्यमान मान लो 100 है, तो 100 को 0 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा क्या? 0 नहीं आएगा क्या? आएगा भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी साथियों? 0। तो ध्यान रखना, सरल लोलक की माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 0। अब सुनो, अब सुनना, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, इधर देखना, माध्य अवस्था पर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर है H क्या है? वस्तु की ऊंचाई, धरातल। देखो जैसे मान लो यदि ऐसे करते हो तो यहां पर कोई पिंड है, तो ये H क्या है? वस्तु की धरातल से ऊंचाई। अब सुनना, तो पेंडुलम यहां से यहां तक जाकर फिर वापस आएगा,
मतलब ये कुछ ऊंचाई h है कि नहीं, तो वस्तु की ऊंचाई है कि नहीं बताओ भाई, h है, h है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी साथियों, इस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो ध्यान रखना, माध्य अवस्था में वेग 0 होने के कारण गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम। अब सुनो, अब देखना साथियों, अब माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन पर आ रहा है, तो साथियों यहां गति करता 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 यहां देखो, पहले यहां से यहां तक की कुछ ऊंचाई h थी, लेकिन ये h इधर आ गया, इधर आते ही h क्या हो गया, 0। अरे h क्या हो गया, 0। h 0 होने के कारण साथियों पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। और यहां से जब यहां आया तो उसको v वेग चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, v वेग चाहिए। तो v वेग चाहिए, इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब सुनो, तो साथियों ध्यान रखना, माध्य अवस्था में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। साथियों अधिकतम विस्थापन होगा उस समय, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये अधिकतम विस्थापन की बात करेगा और ये किसकी बात करेगा, माध्य अवस्था। अब सारे ऑप्शन पढ़ लो भाई, ठीक है। सही बोल रहे हो करमवीर जी, आप भी सही बोल रहे हो। इधर देखो, अब पहला ऑप्शन क्या है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। ये रहा अधिकतम विस्थापन अवस्था, किसकी बात कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा। बताओ कितनी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। भाई न्यूनतम नहीं है, 0 है। क्या है साथियों, 0 है। न्यूनतम नहीं है, कितनी है साथियों, 0। अब दूसरा ऑप्शन देखना, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। ये बार बार ऑप्शन गड़बड़ क्यों हो रहे भाई, अधिकतम विस्थापन, ये अधिकतम विस्थापन है, चलो ये रहो, ये अधिकतम विस्थापन है, ये अधिकतम विस्थापन है ना। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम, पहला ऑप्शन 0 है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, ये मामला गड़बड़ कैसे हो रहा बार बार यार। v 0 है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, सही है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, सही है। देखो एक बार सारे ऑप्शन को काटते हैं, पहला पीछे वाला ऑप्शन को देखते हैं एक बार। हाँ, नो सॉरी, यू आर अगेन रॉन्ग। अगेन रॉन्ग कैसे कर दिया भाई, एक बार रुको रुको रुको, वापस देख लेता हूँ। माध्य अवस्था में v वेग 0 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी साथियों क्या होगी, 0 होगी, सही बात है। माध्य अवस्था की बात कर रहा ना, माध्य अवस्था में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, सही बात है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सही बात है। जब अधिकतम विस्थापन आया, यहां पर आया, अधिकतम विस्थापन यहां पर आया, तो साथियों यहां पर आया, ठीक है, यहां पर आया तो v वेलोसिटी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 ही तो है ना, सही है ना यार। माध्य अवस्था में पोटेंशियल मिनिमम, ये मामला वापस गड़बड़ कैसे हो गया यार, हैं सर। लेकिन अक्सा सर से इसका उल्टा बताया, किसने, उल्टा कैसे बता दिया यार, एक मिनट रुकना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, सही बात है। अरे माध्य अवस्था की बात कर रहा, v मैक्सिमम होगा, सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, अरे यार सही, सॉरी 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 सॉरी, अरे एक बार सॉरी सॉरी भाई, और क्या हुआ यार, बार बार ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। एक बार वापस देखते इधर, सॉरी 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 भाई, सॉरी। हाँ सॉरी, एक बार वापस बता रहा हूँ, सॉरी भाई। हाँ, ये पता नहीं पेंडुलम क्या कर बैठा है भाई, इधर देखो, सॉरी भाई। हाँ, इस पर्सन को वापस देखते हैं, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम, सुनना भाई। हाँ, एक बार सभी लोग शांति सुने, ठीक है। ये यहां से यहां गति करेगा तो ये आएगी इसका अधिकतम विस्थापन, ये आएगा अधिकतम विस्थापन। भाई मैंने उल्टा कर दिया, इधर देखो मैंने सही लिखा, इधर देखो मैंने वहां सही लिखा था, ठीक है, लेकिन वो मामला गड़बड़ कर दिया। अब देखो यहां से यहां आएगा तो ये अवस्था है अधिकतम विस्थापन। अधिकतम क्या साथियों, विस्थापन। एक बार सभी लोग सुने भाई, सॉरी। हाँ, ये है साथियों माध्य अवस्था। कौन सी अवस्था है, माध्य अवस्था। साथियों कौन सी अवस्था है, माध्य अवस्था। ये माध्य अवस्था होगी, ये इसका क्या हो गया, अधिकतम विस्थापन हो गया। अब सुनना साथियों, माध्य अवस्था के अंदर इधर देखो, ये माध्य अवस्था, इधर देखो ये माध्य अवस्था है, तो इस माध्य अवस्था में v क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सॉरी भाई, हाँ, यहां वेलोसिटी क्या होगी साथियों, मैक्सिमम। इधर देखो यहां से गति करना शुरू करेगा तो v रहेगा मैक्सिमम, सॉरी, हाँ v रहेगा मैक्सिमम। तो साथियों यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सॉरी भाई, हाँ मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब सुनो, फिर यहां से जब यहां आएगा, और देखो इधर देखो, जब यहां से जब यहां आएगा साथियों, यहां पर आया, यहां पर आने से साथियों v क्या हो जाएगा बताओ, 0। जब v 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी साथियों, 0
और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उल्टा बता दिया भाई, सॉरी भाई, हाँ वापस मस्तिष्क से भूल होगी, कोई बात नहीं, चलो कोई ना। माध्य अवस्था में V मैक्सिमम, याद रखना इतना सा। देखो इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, चलो कोई ना, इधर देखो, माध्य अवस्था की बात करेगा ना तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैं गति यहाँ, अब मैं यहां से गति करना शुरू करूंगा तो मुझे V धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और V बढ़ाना पड़ेगा तो साथियों क्या होगा, V बढ़ाना पड़ेगा मतलब V मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी साथियों, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर अधिकतम विस्थापन, देखो इधर देखो, मैं यहां से गति करना शुरू किया, देखो यहां से गति किया तो मुझे पहले V बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में वापस अपने स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यहां आ गया तो अब V क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया साथियों, V जीरो हो गया, तो V जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब ऑप्शन पढ़ो, देखो माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, ये माध्य अवस्था है, यहां पर तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है साथियों, जीरो है। क्या है साथियों, जीरो है, तो पहला ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, ये माध्य अवस्था गतिज ऊर्जा क्या है साथियों, मैक्सिमम है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखना, सी बी ऑप्शन देखना, अधिकतम विस्थापन, ये रहा अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, ये रही साहब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये कथन सही है। ये कथन देखो, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, अरे भाई स्थितिज ऊर्जा तो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है भाई, तो बी आंसर रहेगा। अब देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग याद रखो, इधर देखो, अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इधर देखो, पता नहीं मस्तिष्क को क्या हो गया यार। अब देखो इधर देखो, जब भी कोई पेंडुलम की बात करना साथियों, जब माध्य अवस्था में होगा तो उसको गति करने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना V मैक्सिमम होगा, V से याद रखो बस। फिर काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगा लो, हाफ mv स्क्वायर, क्या लगा लो, हाफ mv स्क्वायर। तो फिर देखो V ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के क्या है साथियों, समानुपाती आ रही कि नहीं आ रही, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसका उल्टा याद रखना किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, याद रह जाएगा। वापस बताऊं एक बार, अरे वापस बताऊं, क्या बताओ, बी इज द राइट, हाँ बी राइट है, बी राइट है, एकदम राइट है भाई, ठीक है। अरे मीनू जी कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखो, सॉरी भाई, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आप लोग देखो इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा याद रख लो, ठीक है। और अब याद क्या करोगे, माध्य अवस्था से गति को आरंभ करना पड़ेगा, और गति को आरंभ करने के लिए वेलोसिटी कुछ न कुछ चाहिए, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो V से याद रखो बस, V मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। बस इतना सा याद रखना बस, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न देखना भाई, सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। पहला तो, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे को पीछे की ओर जाना गति के किस नियम का उदाहरण है। अब सुनो, अब देखना साथियों, हाँ गति के नियम की बात कर रहा साथियों। आप लोगों ने सुना होगा एक आइजैक न्यूटन साहब, न्यूटन साहब ने गति को समझाने के लिए उन्होंने कहा गति एक सापेक्ष राशि है। कैसी राशि है, सापेक्ष। अब बताओ साथियों, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं कहूं, आप लोगों से पूछूं मैं गतिशील अवस्था में हूं या स्थिर अवस्था में, बताओ बताओ। आप कहोगे मास्टर जी, कुछ अधिकतम विद्यार्थी यही कहेंगे मास्टर जी आप स्थिर अवस्था में, नहीं। आप कहोगे मास्टर जी आपने जो पूछा वो गलत है, क्यों, गति एक सापेक्ष राशि है। आप कहोगे मास्टर जी हमारे सापेक्ष, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो हम आपके सापेक्ष तो मैं स्थिर हूं, लेकिन यदि कोई चांद से कोई व्यक्ति मुझे देख रहा तो मैं कैसी अवस्था में, गतिशील अवस्था हूं। क्यों, क्योंकि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, जिस खगोलीय पिंड में बैठा हूं, वो तो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ध्यान रखना गति एक सापेक्ष राशि है, और इसको समझाने के लिए न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे आप बोलते हो साथियों जड़त्व का नियम। दूसरा सेकंड लॉ, जिसे आप बोलते हो साथियों संवेग संरक्षण का नियम, सेकंड लॉ, जिसे आप क्या बोलते हो, संवेग संरक्षण का नियम। और साथियों एक गति का तृतीय नियम, जिसे आप बोलते हो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियमों के उदाहरण आएंगे साथियों, जिस नियम का आएगा उस नियम को हम यहां समझेंगे। सुनना, हाँ गति का तीसरा नियम साथियों, उस नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब यदि किसी वस्तु पर कोई क्रिया होगी तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। जैसे देखो मैं चल रहा हूं तो मेरा प्रभावी बल आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन घर्षण बल मुझे कहां धकेल रहा है, पीछे की तरफ धकेल रहा है। देखो आप लोगों को मालूम होगा साथियों, देखो बंदूक से गोली निकलती है, तो बंदूक से गोली निकलने के लिए बंदूक को पिस्टन को दबाएंगे तो गोली को आगे की तरफ जाने के लिए क्या मिला, बल। लेकिन वापस प्रतिक्रिया किस पर हुई, कंधे पर। ध्यान रखना साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर होगी।
ऐसे मत समझना कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर होगी। जैसे देखो, जब नाविक नाव चलाता है तो पानी को पीछे धकेल रहा है, मतलब पानी पर क्रिया कर रहा है, और पानी वापस प्रतिक्रिया किस पर कर रही है? नाव पर कर रही है। किस पर कर रही है? नाव पर। इसी प्रकार जब किसी भी प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो साथियों बहुत सारी गैसें नीचे आती, तो नीचे क्या करती है? बल लगाती। और साथियों जब नीचे पृथ्वी पर बल लगेगा तो पृथ्वी वापस बल लगाएगी किसके ऊपर? रॉकेट के ऊपर, जिससे रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या निकल सके? बाहर निकल सके। ठीक है, तो साथियों ये किसका उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो जिन विद्यार्थी ने सी बताया, वेरी गुड, अंजू जी, शिवा जी, विजेंद्र जी, सभी लोग सही है। अनीता जी, मीना जी, सरोज जी, सभी लोग सही है भाई। अगला प्रश्न देखना, किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वो 20 सेकंड में सतह पर पहुंच जाए? बहुत सिंपल सा प्रश्न, निकालो जल्दी से, पेन चलाओ। साथियों आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, इसलिए रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो भाई। रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लाल लालियों। अब निकालो जल्दी से। क्या होगा बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई। अरे यस क्वेश्चन सर, गाइड से क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर लगता है। हाँ, क्रिया और क्रिया, मैं ऐसे कह रहा हूं, क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता। बी आंसर कह रहे हो क्या? शिव जी सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। अरे साथियों गति के समीकरण लगाओ, घंटे की सुई का कोणीय वेग कितना होगा? ये प्रश्न भी वापस बताओ सर। अब बता दे, अभी बता दे। देखो डी बता रहे हो, मंजीत जी डी बता रहे हैं, रीमा जी डी बता रहे हैं। बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। बहुत सिंपल प्रश्न है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? पेन कॉपी चला लो, न्यूटन के गति के समीकरण लगा लो। लगा रहे हो क्या कि नहीं लगा रहे हो भाई? चलिए इस टॉपिक का पूरा समझाओ। अब देखो इधर देखो साथियों, गति की तीन समीकरण है। पहली समीकरण जो है साथियों, और दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण। पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, या v बराबर u प्लस माइनस ए टी, और v बराबर u प्लस माइनस जी टी। देखो गति सामान्य हो तो ए टी लगाओगे, और गति जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो क्या लगाओगे? जी लगाओगे। और दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी ए टी स्क्वायर, या फिर है साथियों s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है साथियों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। ये गति के समीकरण है तीन। अब से देखो ये गति का फर्स्ट समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण है, और ये गति का तीसरा समीकरण है। इन तीनों समीकरणों के साथ मैंने तीन समीकरण और लिखी है भाई। वो तीन कौन सी लिखी है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। अब कुछ कहेंगे मास्टर जी प्लस माइनस का मतलब क्या? अब सुनो, देखो साथियों प्लस तब लगाना है कब? जब मंदन ना हो, और साथियों जब गति के अंदर मंदन या रिटार्डेशन हो तो क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण में जी माइनस प्लस कब लोगे? इधर देखो, जब गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगे और साथियों वस्तु भी नीचे आए तो जी को करोगे प्लस, और साथियों जब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगे और वस्तु गति ऊपर लगे तो जी लगाओगे माइनस। समझ में आ जाएगा? बताओ भाई, अरे बताओ प्लस माइनस का खेल समझ में आएगा कि नहीं? बताओ, जब गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लग रहा है और साथियों जब वस्तु भी नीचे गति कर रही है तो जी प्लस में लोगे, और जब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगे और गति ऊपर की दिशा में तो जी क्या लगाओगे? माइनस। अब ये समीकरण लगा लो, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सुनो, हाँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब पहले तो ये लगाओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हो मतलब नीचे आ रही ना, तो नीचे आएगी तो क्या लगाओगे? प्लस। अब सुनो, जब वस्तु को गिराया जाता है या वस्तु जब विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है तो साथियों ध्यान रखना हमेशा प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। भाई बंधुओं, जब वस्तु को गिराया जाए और या फिर कोई गति विरामावस्था से शुरू हो तो u कितना होगा? 0। अब लगा लो s बराबर u 0 होने से पूरी राशि क्या हो गई? 0। फिर 1/2 g कितना होता बताओ? 9.8, लगभग 10 होता कि नहीं होता? तो 10 लगा दिया। समय कितना है?
20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर करना तो 20 इंटू 20 साथियों 0, ये 2 कट गया साथियों कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी 10, अरे 5 दूनी 10, 10 इंटू 20 कितना हो गया है, गड़बड़ कैसे हो गया, गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। हाँ साथियों देखो इधर देखो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और ये 0, 100 इंटू 20 कितना हो गया, 2000 मीटर। तो साथियों आंसर आएगा 2000 मीटर, कितना आएगा, 2000 मीटर। हाँ अभी देखो कुछ विद्यार्थी अभी भी सरल लोलक में कंफ्यूजन है, टेंशन मत लो, इस जो है इस मॉडल के अंदर आपके सरल लोलक के 1-2 क्वेश्चन और आने वाले, तो घबराना नहीं, ठीक है, और आगे क्वेश्चन। तो साथियों इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अरे डी आ गया, वेरी गुड, ममता जी, पूजा जी, जितेंद्र जी, वीरेंद्र जी, सभी का आंसर सही। अगला प्रश्न देखो, कंबल को झटकने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालना करता, बता दो। बहुत सिंपल सा है भाई, आपके घरों में कई कंबल होगी साथियों, जब उसमें धूल और मिट्टी के कण लग जाते हैं तो कंबल को झटक कर तुम धूल और मिट्टी के कणों को क्या करते हो, हटाते हो। तो ये गति के किस नियम का उदाहरण है, बताओ। हाँ पूनम जी बोल रहे मेरा सही है, वेरी गुड। इंदू जी बोल रहे मेरा भी सही है। मीनू जी बोल रहे मेरा भी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ डी बता रहे कुछ विद्यार्थी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या बात कर रहे हो यार। अरे देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे मास्टर जी 9.8 लो, इधर देखो कई बार 9.8 भी लेना पड़ता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो, समझे कि नहीं समझे। यदि आपको ऑप्शन में यदि 10 से नहीं आ रहा तो फिर 9.8 से गुणा कर देख लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वेरी गुड। फर्स्ट लो कह रहे कांता जी, रीमा जी, मुकेश जी, मुस्कान जी, प्रियंका जी, अमीषा जी, मधु जी, प्रकाश जी, प्रियंका जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी, अंजना जी, संजू जी, निधि जी, इंदु जी, सभी लोग पहला कह रहे, एकदम सही बात है साथियों। गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। साथियों जड़त्व का समझते हो, जड़त्व क्या होता है साथियों, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इधर देखो साथियों, इधर देखो, जैसे मान लो ये पेन है ना, ये पेन पड़ा है, तो साथियों ये पेन हमेशा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, तो इस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अब सुनना, गति का पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम यह कहता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या फिर वो गतिशील अवस्था में हो तो वह वस्तु हमेशा, या यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। यदि किसी वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील अवस्था में बदलना है या फिर गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में बदलना है तो एक बाह्य कारक की आवश्यकता है साथियों, उसी बाह्य कारक को हम क्या बोलते हैं, बल। अब देखो जैसे कंबल थी, कंबल में बहुत सारे धूल मिट्टी के कण थे, वो अपनी विराम अवस्था के अंदर थे। आप जैसे ही कंबल को झटा गया तो साथियों कंबल गतिशील अवस्था में आ गई और धूल और मिट्टी के कण कंबल की उसी जगह पर थे, लेकिन कंबल ने अपना स्थान क्या कर लिया, छोड़ दिया, इसलिए कंबल से सारे कण क्या हो गए, अलग हो गए। यही तो नियम है किसका साथियों, जड़त्व का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। भाई बंधुओं परीक्षा में एक सवाल और आया कि गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है, ऑप्शन दो, गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता, बल को परिभाषित करता या बल के गणितीय निरूपण को प्रदर्शित करता, साथियों गति को प्रदर्शित करता या साथियों जो है ताप को प्रदर्शित करता, बताओ। भाई बंधुओं ध्यान रखना, गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को प्रतिपादित करता है और गति का दूसरा नियम बल के गणितीय निरूपण को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है, बल की परिभाषा को, बल की परिभाषा को, बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता, परिभाषा को प्रदर्शित करता है। गति का पहला नियम बल की परिभाषा को और गति का दूसरा नियम बल के गणितीय निरूपण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो साथियों आंसर क्या रहेगा, गति का पहला नियम, ए रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बता दो। बहुत सिंपल है, कल मैंने बताया था साथियों द्रव्यमान और भार में बताया था, आप लोगों को अंतर याद हो तो। भार और आपको द्रव्यमान में कल मैंने अंतर बताया था। अरे अंजलि जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं, एकदम सही है, कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। इधर देखो साथियों मैंने आपको कल एक तो द्रव्यमान या द्रव्यमान और भार के बारे में कल मैं बता चुका हूं।
साथियों मैंने कहा था भार द्रव्यमान जो होता वो द्रव्य की मात्रा होती। द्रव्यमान क्या होता साथियों, ये द्रव्य की मात्रा है। किसकी मात्रा है, द्रव्य की मात्रा है। साथियों ये जी पर निर्भर नहीं करती, जी पर निर्भर नहीं करती। साथियों भार क्या है, भार साथियों बल है। क्या है, या फिर आप कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण या बल। साथियों आप लोगों को मालूम होगा ये किस पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है। देखता हूं कितने विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। अधिकतम विद्यार्थी डी दे रहे, कुछ विद्यार्थी सी कह रहे, कुछ विद्यार्थी ए कह रहे, कुछ विद्यार्थी बी कह रहे। देखो द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता, द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता, पहला कथन गलत है। दूसरा, भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, अरे भार तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यह भी गलत है। तो साथियों कितने गलत, कितने कथन सत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। डी आंसर रहेगा मेरे भाई बंधुओं। वेरी गुड, वेरी गुड। कालूराम जी, आशा जी, प्रियंका जी, पूनम जी, ममता जी, सोनी जी, अंजलि जी, सभी लोगों का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, गुरुत्वीय त्वरण का सही क्रम है जी भूमध्य रेखा, जी केंद्र, जी ध्रुव। कल बताया था, देखो कल मैंने बताया था आप लोगों को जी के बारे में। साथियों गुरुत्वीय त्वरण आप लोगों ने सुना है क्या, इधर देखना, गुरुत्वीय त्वरण एक बार सुनना, एक बार सुनना साथियों। इधर देखो, जैसे मान लो, इधर देखना, जैसे मान लो मेरा ये लाल है, एक बार देखना, थोड़ी सामान्य भाषा में गुरुत्वीय त्वरण को समझने का प्रयास करना। देखो साथियों ये मेरा लाल है, ये मेरा लाल या मेरी सुंदर कन्या, ये लाल समझ लो, ये लाल है मेरा। साथियों अब ये लाल जो है क्या कर रहा था, खेल रहा था, ये खेल खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। अब यहां से माता जी गुजरी, लाल ने माता जी को देखा, लाल खेलता रहा, लाल में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। लेकिन जब इसी यहीं से जब कौन गुजरा, बापू गुजरा, तो साथियों जैसे ही लाल ने बापू को देखा तो लाल बापू से पहले घर पहुंच गया है। क्यों, लाल को पता है माता जी एक दुर्बल बल की द्योतक है और बापूजी एक प्रबल बल के द्योतक है। ये प्रबल बल के द्योतक जो है हमारे ऊपर क्रिया व प्रतिक्रिया कर कर हमारी अवस्था का परिवर्तन कर सकती है। देखो लाल पहले खड़ा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बापू जब गुजरा तो अवस्था में परिवर्तन आया। तो एक तरह से देखें तो बापू ने इसके ऊपर क्या लगाया, गुरुत्वीय त्वरण तो लगाया, जो ये लाल क्या हो गया, एक्सीलरेट हो गया, मोशन में आ गई, तो वेग में परिवर्तन हुआ। पहले लाल स्थिर था, फिर दौड़कर घर गया कि नहीं गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, समय के सापेक्ष। तो इस बापू ने लाल के अंदर क्या उत्पन्न किया, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न किया। अब सुनो साथियों, मैं पृथ्वी की बात करूं तो सुनना, ये हमारी पृथ्वी है साथियों। आपको पता तो पृथ्वी ध्रुवों से क्या होती है, अंदर होती है, चपटी होती है, आप लोगों को मालूम हो। तो ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा, जिसे जो आप बोलते हो 0 डिग्री अक्षांश, या आप लोग इसे विषुवत रेखा बोलते हो। तो साथियों ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु जी, केंद्र बिंदु पर साथियों जी का मान 0 होता। क्या होता, 0। सतह पर आओगे ना, सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सतह पर कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सुनना, अब साथियों देखो ध्रुवों पर तो सॉरी केंद्र बिंदु पर तो कितना, 0। तो देखो केंद्र बिंदु पर 0 कहां बता रहा, एक ही तो ऑप्शन केंद्र बिंदु पर 0 बता रहा है कि 0 कहां बता रहा है, ज्यादा बता रहा है। केंद्र बिंदु पर 0 कहां, ये रहा, देखो ये सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन है, या तो मैक्सिमम बता है। अब ज्यादा कहां होगा, इधर देखो सतह पर 9.8 है, लेकिन साथियों जब ध्रुव, हाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो साथियों जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा साथियों, जी का मान बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को मालूम होगा साथियों, जो ध्रुव पर भालू होते हैं ना, उनको भार अधिक महसूस होता है। क्या होता है, भार अधिक महसूस होता है। इसलिए साथियों आपको पता, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होने पर कभी भी प्रेक्षेपण केंद्र जो है ध्रुवों के ऊपर नहीं बनाते, हमेशा कहां बनाते साथियों, भूमध्य रेखा के पास। जिसके कारण पास में भूमध्य रेखा के पास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि साथियों उस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। देखो पहला भूमध्य रेखा गलत बात है, गलत बात है, ध्रुव सही बात है, और ये भूमध्य रेखा कह रहा सही है। तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा, उसके बाद भूमध्य रेखा, और केंद्र बिंदु पर तो क्या होता, 0। कल मैंने आपको बताया था सबसे जी ज्यादा होता वो कहां पर होता, सूर्य पर। सूर्य के बाद जी कहां आएगा साथियों, पृथ्वी पर। फिर बाद में कहां आएगा बताओ, जी चांद पर, और उसके बाद बताओ कहां आएगा, जी मंगल ग्रह, हाँ सॉरी
G/6, यहाँ G मंगल होगा पहले, हाँ G मंगल होगा और मंगल के बाद कितना होगा चांद। ध्यान रखना मंगल पर G/4 होता है और चांद पर G/6 होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों, ध्रुव, भूमध्य रेखा और केंद्र, बी आंसर रहेगा भाई। जिन विद्यार्थी ने बी दिया एकदम सही है। अगला प्रश्न देखो, कथन चांद पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है चांद पर जीवन, हाँ चांद पर जीवन संभव नहीं है, कारण क्या कह रहा है, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता तब चांद पर वायुमंडल का निर्माण नहीं होता। एस आर दोनों सही है, एस तथा आर दोनों गलत है, एस सही है आर गलत है, एस गलत है आर सही है, बता दो। अरे यदि मैं किसी लाल लाली को किसी यान में बैठा दूं और फिर उसको चांद पर भेज दूं और मैं कहूं अब तुम्हें लोगों को चांद पर ही नई कॉलोनी बसानी है, क्या वो चांद पर कॉलोनी बसा पाएंगे? अरे बसा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बताओ भाई। साथियों आप लोगों को मालूम होगा जब हमारा अंतरिक्ष विज्ञान डेवलप हुआ तो पहले हम लोग कह रहे थे चांद पर हम लोग कॉलोनियां बसाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा चांद से आकर्षण हट गया और हमारा आकर्षण का केंद्र कौन बन गया, मंगल ग्रह बन गया। आप लोगों को मालूम होगा वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का नाम सुना होगा, उनकी एक स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, वो कह रहे हैं 2025 तक मैं मंगल ग्रह पर कॉलोनियों का बसा दूंगा, लेकिन ऐसी बात वो चांद पर नहीं कह रहे। क्यों भाई, क्यों भाई, दोनों राइट है? हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी कह रहे दोनों राइट है, वेरी गुड, दोनों राइट है। साथियों चांद पर जीवन संभव नहीं, देखो चांद पर जीवन संभव नहीं होने के बहुत सारे कारण है। एक तो तापांतरण, ताप में अंतर बहुत ज्यादा होता है, रात और दिन के ताप में अंतर बहुत ज्यादा होता है। देखो साथियों तापांतरण तो मंगल ग्रह पर भी है, लेकिन वो एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि वहां पर परमाणु बम गिराकर हम लोग मंगल के वातावरण को मोटा कराएंगे और वहां पर ग्लोबल वार्मिंग कराकर हम लोग ताप के अंतर को कम करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा ताप को अंतर कम कर सकते हैं, लेकिन साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि चांद पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान बहुत कम होता है। अब यदि किसी लाल को वहां क्रिकेट खेलना हो तो यदि बॉल टप्पा खिलाएगी वापस पता नहीं कब आएगी, 1 घंटे बाद वेट करेगा कि अब वापस आ रही, अब वापस आ रही, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम है। साथियों जी की वैल्यू इतनी कम है कि वहां की औसत गतिज ऊर्जाओं का मान भी जी से ज्यादा होता है, इसलिए चांद के वातावरण में कभी गैसें ठहर ही नहीं पाती। जब गैसें नहीं ठहर पाएगी तो साथियों वायुमंडल का निर्माण होगा क्या? जब वायुमंडल नहीं बनेगा साथियों तो समताप मंडल बनेगी, समताप मंडल नहीं बनेगी, समताप मंडल नहीं बनेगी साथियों, कि ओजोन परत बन सकती है क्या? नहीं। जब ओजोन परत नहीं बन सकती तो साथियों सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी पर जीवन अच्छा जी रहे, क्यों? क्योंकि हमारे समताप मंडल में एक ओजोन की परत है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथियों आपको पता है पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक होता है, आपको पता हो तो ये पराबैंगनी हानिकारक विकिरण जो है हमारी त्वचा पे कैंसर उत्पन्न कर सकता है, आंखों का कैंसर उत्पन्न कर सकता है, हमारे जीन में परिवर्तन कर आनुवांशिक रोग पैदा कर सकता है। ये मिट्टी के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है। साथियों समुद्र के अंदर भी समुद्री सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। दोनों ही कथन सही है साथियों, चांद पर जीवन संभव भी नहीं है और चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और चांद पर वायुमंडल का निर्माण ही नहीं होता। तो आंसर रहेगा एस और आर दोनों ही सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखो, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने बाद क्षेत्ररक्षण द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना प्रदर्शित करता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, बता दो। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई। देखो आज समय बहुत जल्दी निकल रहा भाई, अभी प्रश्न बहुत सारे बच गए यार। बोलो भाई, मैं बताता हूं, देखो भाई मैं बताता हूं, तो समय कमरा पूरे प्रश्न भी करने। इधर देखो साथियों, आप लोगों ने न्यूटन के गति का दूसरा नियम सुना होगा। इधर देखो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है साथियों, जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल साथियों संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है साथियों, बराबर होता है। अब सुनना साथियों, गति का नियम ये कहता है कि यदि तुम परिवर्तन चाहते हो तो बल लगाना पड़ेगा। ये कहता परिवर्तन बड़ा चाहते हो तो बल अधिक लगाना पड़ेगा, परिवर्तन कम चाहते हो तो बल भी कम लगाना पड़ेगा, ऐसा समझ लो साथियों। कांस्टेबल बनने के लिए जो है कांस्टेबल एक छोटा परिवर्तन तो बल कम लगाना पड़ेगा, आरएस बनने के लिए थोड़ा बल ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन बड़ा कर रहे हो। साथियों रिट में सिलेक्शन के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें परीक्षा बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो न्यूटन के दूसरा नियम कह रहा है कि जितना बड़ा परिवर्तन करोगे उतना ही आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा। अब सुनो,
अब यदि आप लोग कैच पकड़ रहे हो, ऐसे झूमोगे, इसका मतलब आप परिवर्तन बहुत बड़ा चाहते हो, और ऐसे करोगे साथियों तो बल ज्यादा लगेगा, तो आपके हाथों को चोट लग सकती है। तो आप क्या करोगे, मान लो बॉल आ रही 100 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही, तो थोड़ा पीछे करोगे, थोड़ा वेग और कम हुआ, थोड़ा पीछे और किया, वेग और कम हुआ, थोड़ा पीछे और किया, वेग और कम हुआ। ठीक है साथियों, तो ये गति का दूसरा नियम है। किसका नियम है? गति का दूसरा नियम। इसी प्रकार साथियों, जब कोई व्यक्ति जब गाड़ी या बस से नीचे उतरता है तो बस को पकड़कर थोड़े देर तक वो बस के साथ चलता है, क्यों? वो धीरे धीरे परिवर्तन को कम कर रहा है, जिससे उसको चोट वोट ना लगे। तो बी आंसर होगा साथियों, गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 7 किलो तथा त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो किस वस्तु को त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल सा प्रश्न, देख लो, बल निकाल लो साथियों। पहली वस्तु है, एक वस्तु, हाँ, वस्तु ए और वस्तु बी, ये पहली वस्तु है और साथियों ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु के लिए सूत्र लगाओ, F बराबर ma लगाओ। m कितना बताओ? m है कितना? 4, और वेग कितना है? 6, तो कितना हो गया साथियों? 6 चौकू 24, तो बल कितना आया? 24 न्यूटन आया। 4 ही है ना, 4 किलो है, 6 मीटर। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना बताओ? F बराबर ma, तो F बराबर m कितना? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 7 और त्वरण है 5, 7 तो 5 35 न्यूटन। तो साथियों पहली वस्तु को त्वरित करने के लिए 24 न्यूटन बल की आवश्यकता है, दूसरी वस्तु को त्वरित करने के लिए 35 न्यूटन बल की आवश्यकता है। तो क्या पूछा? किस वस्तु को त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी? दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को। बी आंसर है भाई। तो हाँ, सभी लोग बी बता रहे हैं, वेरी गुड, सही है। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये प्रति सेकंड है, हाँ ये प्रति सेकंड है, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बताइए। बहुत सिंपल सा, देख लो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो, बता दो भाई, बहुत सिंपल है। पांच मीटर, वेरी गुड मनीषा जी, संजीव जी, मनोज जी, वेरी गुड। सर थर्ड थोड़ा स्लो कराओ, थोड़ा स्लो कराएं, चलो थोड़ा धीमे कर देते। इधर देखो भाई साथियों, गति की तीसरी समीकरण लगा लो, तीसरी समीकरण लगा लो। देखो v स्क्वायर बराबर क्या बताओ? u स्क्वायर प्लस 2as, as नहीं करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति हो रही, तो क्या करेंगे? 2gs करोगे। ठीक है भाई। अब देखो, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बताओ भाई, बता दो भाई। देखो साथियों, प्रारंभिक वेग तो क्या हो गया? 0 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या बन गया? 2gs। आपको s पूछा है तो s बराबर बोलो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2g। वेग कितना बताओ? 10, तो 10 इंटू 10 बटा 2, g कितना बताओ? 10 ले लो, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10, बराबर आंसर हो गया 5 मीटर। कितना हो गया साथियों? 5 मीटर हो गया। तो ए आंसर देने वाले विद्यार्थियों का उत्तर एकदम सही है भाई, ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, एक पेंडुलम का आवर्तकाल t है, यदि उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो आवर्तकाल कितने गुना होगा? बताओ भाई। आप लोगों को मालूम होगा साथियों, पेंडुलम घड़ियों को कभी अंतरिक्ष में उपयोग नहीं करते हैं साथियों। पेंडुलम की घड़ियां भूमध्य रेखा पर अलग समय दिखाती है, ध्रुवों पर अलग समय दिखाती है। बताओ क्यों भाई? संगीता जी बोले घंटे की सुई का आवर्तकाल बता दूंगा लाली, टेंशन मत ले, अभी पहले मुझे ये करवाने दे, बता दूंगा, टेंशन मत लो। आप लोग कंफ्यूजन है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। इधर देखो साथियों, आप लोगों ने कभी पेंडुलम का या सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र सुना है साथियों? टी बराबर होता 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये मान लेते हैं टी। मान लो एक पेंडुलम जिसका आवर्तकाल टी है, उसके लिए साथियों, हाँ उसका आवर्तकाल टी है, उसका आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अब टी डैश हम लोगों को निकालना, टी डैश निकालना मतलब
जब लंबाई को 4 गुना कर दिया, लंबाई को कितना कर दिया 4 गुना, तो ये 2 पाई तो सेम रहेगा, लंबाई कितनी हो गई 4l है, 4 गुना कर दिया ना, लंबाई को 4 गुना कर दिया अपॉन जी, अरे अपॉन में क्या रहेगा साथियों बताओ जी, ठीक है भाई। तो टी डैश बराबर बताओ कितना 2 पाई, 2 पाई और 4 का हाँ अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, अरे 2 बची कि नहीं बची, और अंडर रूट में कौन बच गया रूट एल अपॉन जी। तो देखो इस समीकरण को थोड़ा अलग कर लो, टी डैश बराबर हाँ 2 पाई रूट एल अपॉन जी इंटू क्या हो गया 2, इस 2 पाई रूट एल अपॉन जी की जगह क्या लिख सकते हो टी लिख सकते हो ना, ये टी देखो टी बराबर ये देखो ये लिख सकते हो। तो टी डैश बराबर बोलो कितना टी इंटू 2, तो कितना गुना हो गया बताओ 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, ट्विस्ट वेरी गुड 2 गुना हो गया, बहुत सिंपल। देखो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, अब लंबाई को कितना कर दिया 4 गुना, तो टी डैश बराबर 2 पाई 4l अपॉन जी, जो है अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये 2 और ये रूट एल अपॉन जी तो ऐसे ही रह गया। फिर समीकरण को सेट किया, टी डैश बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी इंटू 2, और 2 पाई रूट एल अपॉन जी की जगह कितना हो गया टी, तो टी इंटू क्या 2, तो कितना गुना हो गया साथियों 2 गुना हो गया। तो साथियों क्या आंसर दोगे 2 गुना, ए आंसर दोगे, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है, अभी बताया, अभी थोड़े समय पहले बता दिया रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है भाई, अभी बताया साथियों आप लोगों को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे हम बोलते हैं साथियों क्या क्या बोल रहा है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित, न्यूटन के प्रथम नियम पर, अपकेंद्रीय बल पर, रेखीय संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, बताओ भाई। इधर देखो इधर देखो साथियों, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी, अच्छा सवाल था, हाँ ठीक है सवाल तो अच्छा ही था नीता जी। इधर देखो साथियों आप लोगों को मालूम होगा जब रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं तो साथियों रॉकेट से गैस से क्या होती है नीचे जाती है, जब गैस से नीचे जाएगी तो साथियों पृथ्वी वापस उस रॉकेट पर क्या लगाएगा बल लगाएगा, और रॉकेट कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो साथियों थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है, इसको हम ठीक कर देते हैं। इधर देखो यहां कर देते हैं गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कर दो साथियों गति का इसको ऑप्शन को हटाते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं भाई गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ठीक है भाई। चलो डी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा बता दो जल्दी से बता दो। एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा, लंबाई आपको 10 मीटर दे रखी, अभी फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा लो, अरे साथियों फॉर्मूला लगाओ, टी बराबर क्या बोलो 2 पाई रूट एल अपॉन जी, एल अपॉन जी, हाँ संवेग वाला नहीं होगा भाई। इधर देखो तो t बराबर 2 पाई, लंबाई कितनी दे रखा 10 मीटर, g की वैल्यू भी कितनी होती है 10, 10 से 10 कट गया तो t बराबर 2 पाई सेकेंड, t बराबर 2 पाई सेकेंड, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा बोलो 2 पाई सेकेंड, 2 पाई सेकेंड, ये रहा ए आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। 12वें का आंसर ये सही है भाई। अगला प्रश्न देखो, एक पेंडुलम सरलावत गति करते हुए 10 सेकंड में एक दोलन पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, बता दो भाई, आवृत्ति पूछिए आप लोगों से। एक पेंडुलम सरलावत गति करते हुए 10 सेकंड में एक दोलन पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति कितनी बताओ। अरे साथियों आवृत्ति पूछिए आप लोगों से, बहुत सिंपल सा है साथियों, आप लोगों को पता है तो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल, हाँ एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है। एक होती है आवृत्ति, प्रति सेकंड दोलन की संख्या, प्रति सेकंड दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति। साथियों जो आवृत्ति f जो होती है 1/t होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम मान होता है। अब बताओ आवर्तकाल कितना है 10 सेकंड, तो 1/10 बराबर 0.1 सेकंड, वेरी गुड। जिन विद्यार्थी ने 0.1 सेकंड दिया सी ऑप्शन, वेरी गुड चेतन जी,
वेरी गुड। चेतन जी का आंसर, कोमल जी का आंसर, सोनू जी का आंसर, सुमन जी का, विशाल जी का, अनीता जी का, रवि जी का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। 0.8 सेकेंड आएगा, 0.1 सेकेंड दोलन प्रति सेकेंड, सेकेंड नहीं आएगा, दोलन प्रति सेकेंड आएगा, हाँ दोलन प्रति सेकेंड। चलो आगे देखो, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा। इस बार रिट में इस प्रश्न के आने की संभावना अधिक है, ध्यान, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा? जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करे, जब लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करे, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर गति करे। भाई इसका आंसर आप लोगों ने यदि तुक्का ना लगाकर यदि मस्तिष्क के विवेक से सही उत्तर दिया तो 100% आपके भौतिक विज्ञान में सारे प्रश्न सही होंगे, कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ भाई अनीता जी आपका नाम ले लिया, आप घबराओ मत इतना, ठीक है। इधर देखो साथियों, देखो तुक्काबाजी नहीं करनी है। कुछ विद्यार्थी सी कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थी डी कह रहे हैं भाई, क्यों भाई? 14 का कुछ विद्यार्थी ए कह रहे हैं। अब सुनना, मैं एक नए पेज से आपको लिफ्ट का केस समझाता हूं। किसका केस? लिफ्ट। लिफ्ट देखो साथियों, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो लिफ्ट एक तो ऊपर की जाएगी और एक बार लिफ्ट नीचे आएगी। अब सुनना, हाँ तो लिफ्ट दो कंडीशन दर्शा सकती है, एक तो नीचे आए तब, एक तो नीचे, नीचे की ओर गति, नीचे की ओर गति। सुनना साथियों, एक लिफ्ट करेगी साथियों ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर गति। अब सुनो, अब सुनना एक बार, मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझना साथियों। इधर देखो साथियों, ये कोई लिफ्ट है, ये इस लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, मैं कह रहा हूं नीचे की ओर गति कर रहा है नियत त्वरण से, नियत त्वरण से। मास्टर जी नियत वेग से क्यों नहीं? अभी बताऊंगा नियत वेग से क्यों नहीं। इधर देखो, जब नियत त्वरण से नीचे गति करेगी, एक बार सुनना सभी साथियों, सुनना मेरी बातों को गौर से साथियों। देखो जब नियत त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो साथियों गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा? नीचे। अब देखो साथियों, साथियों जब लिफ्ट में गति होती है एक बल और लगता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसे आप बोलते हो छदम बल या जिसे आप बोलते हो आभासी बल। अब सुनना, देखो साथियों नियत त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है मतलब एक्सीलरेशन ए है। साथियों आप लोगों को ध्यान रखना, स्यूडो फोर्स कब लगता है, छदम बल कैसे लगता है? इधर देखो साथियों, छदम बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। ध्यान रखना साथियों, जो स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स जिसे आप बोलते हो साथियों छदम बल या आभासी बल, ये हमेशा त्वरण अथवा गति की विपरीत दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। इधर देखो भाई, अब देखो साथियों, तो mg नीचे लग रहा है, छदम फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। वेरी गुड वैष्णव जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो लिफ्ट नीचे जा रही है तो छदम बल ऊपर लगेगा, ऊपर छदम बल का फॉर्मूला F बराबर ma। अब सुनो, तो साथियों इसमें T मतलब तनाव कितना उत्पन्न होगा बताओ? mg माइनस ma। भाई देखो एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो साथियों क्या होगा? माइनस नहीं होगा, तो T बराबर बोलो क्या होगा? mg माइनस a। ठीक है, जब नीचे गति कर रही है तो साथियों जिस भार जो होगा वो T बराबर mg माइनस क्या होगा? a। अब सुनो, देखो ऊपर की गति कराओ, इधर देखो ये रही लिफ्ट आपकी, सेम कलर से बना रहा हूं, ये लिफ्ट, ये लिफ्ट में बैठा व्यक्ति। अब देखो भाई, अब क्या करेगी लिफ्ट जो है साथियों नियत त्वरण से ऊपर गति कर रही है, एक्सीलरेशन नीचे ऊपर। हाँ इस बार एक्सीलरेशन कहां लग रहा है साथियों? ऊपर की दिशा में लग रहा है और नियत लग रहा है कांस्टेंट। अब सुनो साथियों, जब ऊपर लगेगा तो मुझे बताओ गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे ही लगता है, अरे नीचे लगता है नहीं लगता? अब सुनो साथियों, छदम बल कहां लगेगा? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? बताओ बताओ। मैंने क्या कहा? गति की विपरीत दिशा में लगता है छदम बल। लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब छदम बल स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे लगेगा मतलब ma नीचे लगेगा। तो साथियों जब दोनों ही बल एक ही दिशा में लगेंगे तो जुड़ेंगे, जब दोनों ही बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे तो साथियों क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो नीचे लग रहे दोनों एक ही दिशा में, तो T बराबर
जी प्लस एम ए, तो टी बराबर एम जी प्लस ए। अब सुनो तो साथियों इधर देखो, अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो वास्तविक भार। अब देखो जब इसमें भार आएगा तो घटकर आएगा, 10 में से कुछ घटेगा, और साथियों हाँ अब देखो जब ऊपर जाएगा तो जुड़कर आएगा, तो जुड़ेगा तो भार ज्यादा होगा, घटेगा तो भार क्या होगा, कम। तो सीधी सी बात है नीचे की ओर आएगी। कैसे साथियों, नियत त्वरण से, नियत त्वरण से। अब देखो इधर देखो, अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे साथियों, कुछ विद्यार्थी क्या कहेंगे, कुछ विद्यार्थी कहेंगे मास्टर जी नियत, हाँ मैं कह रहा हूं साथियों कहां गति करेगी, जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करेगी तब। अब कुछ कहेंगे मास्टर जी यहां पर भी नीचे गति कर रही है, लेकिन साथियों यहां क्या है, एक समान वेग है। मतलब क्या है, बोलो बोलो, नियत वेग है। मास्टर जी नियत वेग होने से क्या होगा, जब साथियों वेग कांस्टेंट हो जाएगा, और भाई बंधुओं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती, त्वरण कहलाती। अरे भाई वेग जीरो तो सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग यदि नियत होगा तो साथियों त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। अब भाई त्वरण है ही नहीं तो सीधी सी बात लिफ्ट गति नहीं कर रही है। अरे भाई त्वरण ही नहीं, इसका मतलब गति नहीं हो रही है, तो ये वाला जो है नियत वेग नहीं होगा। क्यों, यदि नियत वेग हो गया तो साथियों त्वरण जीरो हो जाएगा। क्यों, वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण कहलाती है। भाई किसी कांस्टेंट में यदि किसी का भाग दोगे तो कितना आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्या जीरो आएगा। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है भाई, तो इसका आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा ही समय बचा, जल्दी कर लो भाई, अब समय बहुत कम रहा है हमारे पास। सूची ए को सूची बी से क्या करना, मिलान करना। वस्तु का भार अधिकतम कब होगा, बोलो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, अधिकतम होगा, बस सीधी सी बात है। दूसरा क्या कह रहा है, वस्तु का भार घटेगा कब साथियों, घटेगा जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि करोगे, या गहराई में चले जाओ, गहराई लिख दोगे सही रहेगा। वस्तु का भार शून्य कब होगा, शून्य बिंदु पर शून्य होगा, सीधी सी बात है भाई। सी का जो है वो रहेगा, हाँ वस्तु का भार शून्य, हाँ डी का आंसर जो है साथियों सेकंड रहेगा। जब शून्य बिंदु पर होगा तो वस्तु का भार शून्य होगा, ठीक है। डी दो में आ रहे, देखो इसमें दो ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर साथियों सी को देखो, वस्तु का भार बढ़ता है। वस्तु का भार कब बढ़ेगा, जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर जाएगी तो घटना शुरू हो जाएगा, और जब शून्य बिंदु पर आएगा तो जीरो भी हो जाएगा। तो इसका सी का क्या होगा साथियों, वस्तु का भार बढ़ेगा कब, जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान करे। अब एक ही ऑप्शन हो गया, देखो डी, ये करेक्ट है। सी का 4 होगा, ये सी का 4 ये गलत हो गया। बी का फर्स्ट, बी देखो ये रहा, वस्तु का भार घटता, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। तो ज्यादा देखो साथियों, ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे, अंतरिक्ष की तरफ जाना शुरू कर दोगे तो लगभग क्या होना शुरू हो जाएगा, शून्य होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी सही है कथन। तो इसका आंसर भी क्या होगा साथियों, ये सी है ना, ये सी, ये रहा सी। देखो इधर देखो, ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड ये रहा। बी का कहाँ फर्स्ट, बी का होगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये रहा। फिर सी का होगा फोर्थ ये रहा। डी का होगा सेकंड ये रहा। थर्ड आंसर होगा साथियों सी। किसने दिया 15वें में सी, रीमा जी वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका जी, रीमा जी वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो वस्तु को कहां ले जा रहे साथियों, पृथ्वी से, किसी लाली को प्लाइन करवा दो पृथ्वी से, कहां पर, चांद पर। मुझे बताओ ये लाली पृथ्वी से जा रही है कहां पर, चांद पर। बताओ तो लाली के जीवन में क्या बदलाव होगा। हाँ देखो इधर देखो, पहला द्रव्यमान बदल जाता है साथियों। मैंने आप लोगों को जब भार और द्रव्यमान बताया, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। सर्वत्र ब्रह्मांड में किसी स्थान पर चले जाओ तो साथियों द्रव्यमान तो सेम रहेगा, है तो द्रव्यमान बदल जाता ना भाई, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। दूसरा भार बदल जाता, सही बात है भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता। बी कथन एकदम सही है। सी क्या कह रहा है, भार और द्रव्यमान दोनों बदलेंगे ना भाई, द्रव्यमान तो नियत रहना। तीसरा भार और द्रव्यमान दोनों एक समान ना भाई, बी आंसर रहेगा। किसने दिया, संदीप जी ने, मनीषा जी ने, संजीव जी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक विद्यार्थी बोल रहा मास्टर जी आप थोड़ा फास्ट ज्यादा करें। देखो ये फास्ट नहीं है लालो, इतनी स्पीड तो आप लोगों की होनी चाहिए। आपकी विज्ञान के जो है वैज्ञानिक लोग हो, इतनी स्पीड तो आपको मेंटेन करनी। 20 ही तो % करा रहा हूं भाई, यदि 40% लेके आया तो समझ में आता, 20 ही तो करवा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ साथियों, जब एक कुल्ली अपने सिर पर भारी बोझ को रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्व के सापेक्ष कुल्ली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वर्ती कक्षा में घूमता तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य है। जब एक वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। कार्य एक अदिश राशि, क्या बात कर रहे हो, कार्य एक अदिश राशि, सही है भाई।
साथियों इसमें कितने आंसर सही है बताओ, मुझे बताओ। इधर देखो, जब कुल्ली जब सूटकेस को अपने सर पर रख लेता है और जब प्लेटफॉर्म पर घूमेगा, तो मुझे बताओ भाई सर पर ही तो पड़ा है ना, जो उसके ऊपर क्या है भाई, उसके ऊपर क्या है, क्या रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है, तो बोझ तो सर पर ही है ना, तो बोझ नीचे तो आ ही नहीं रहा है ना। तो कार्य करने के लिए साथियों बल वस्तु में क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो कुल्ली के अंदर विस्थापन हो रहा है, लेकिन कुल्ली के बोझ पर कुल्ली के सापेक्ष कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है जीरो। ये कथन सही है साथियों। एक उपग्रह जब पृथ्वी के चारों ओर वर्ती कक्षा में घूमता है तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या क्या कार्य, भाई घूम ही इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर बल ही नहीं लग रहा। अब सोचो यदि गुरुत्वाकर्षण बल लग गया तो वह उपग्रह तो पृथ्वी की ओर प्लाइन करना शुरू कर देगा और पृथ्वी पर गिर जाएगा, तो बल तो शून्य होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल। यह भी कथन सही है, यह भी कथन क्या है साथियों, सही है। तीसरा, जब एक वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत मूर्त रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्या गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक होगा साथियों, ऋणात्मक नहीं होगा। अरे भाई बंधुओं, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लग रहा है और साथियों आप लोगों को मालूम है वस्तु भी नीचे की तरफ आ रही है, तो दिशा समान है ना, तो कार्य क्या होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता और यदि वस्तु ऊपर जाती ना तो कार्य क्या होता, ऋणात्मक होता। तो ये तीसरा कथन गलत है साथियों। और कार्य एक अदिश राशि आप लोगों को मालूम है, तो आंसर रहेगा डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। वेरी गुड। हाँ, ममता जी, पूनम जी का आंसर, मीना जी का, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। 2 मिनट रही है और हमारे प्रश्न रहे 3, जल्दी रहो। 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, तो लिफ्ट की दूरी में तनाव कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, देख लो भाई। अरे बहुत सिंपल सा मेरे लाल लालियों, बहुत सिंपल सा। अभी मैंने लिफ्ट का केस आप लोगों को बता चुका हूं, जल्दी कर लो, पेन कॉपी चला लो भाई थोड़ा सा। मैं करा दूं जल्दी। देखो इधर देखो साथियों, बहुत सिंपल सा केस कह रहा है। क्या कह रहा है, 250 किलोग्राम की द्रव्यमान, 200 के द्रव्यमान की एक लिफ्ट 3, हाँ ये देखो इसका मास दे रखा आपको 250 किलो, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट साथियों। कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। किस वेग से जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर जा रही है। तो तनाव कितना होगा बताओ, mg नीचे लगेगा साथियों, mg तो नीचे लगेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसमें स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, ma। तो तनाव बराबर T बराबर बोलो क्या हो जाएगा, mg प्लस a। तो m द्रव्यमान कितना 250, ये कह रहा g का वैल्यू आपको 9.8 ही रखना, तो 9.8 ही रखोगे, प्लस a कितना दे रखा, 3 दे रखा भाई। अब गुना भाग करो भाई, गुना भाग करोगे तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा 9.8 में 3 जोड़ोगे, 9 बाद में 10, 11 और 12, 12.8, 250 गुना 12.8। भाई देखो, आप देखो अब यदि गुना भाग नहीं करते हो तब भी आप लोग, हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गुना भाग नहीं करते तो भी अपना ऑप्शन से आइडिया लगा लो। देखो यदि मैं 10 से भी गुना करूं ना तो 2500 के आसपास आएगा। देखो 2500 के आसपास आएगा, मतलब ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, 3200 बच गया ना। अरे बच गया ना। देखो गुना भाग करो ही मत, यदि आप 12 से गुना या 10 से भी गुना करते तो 2500 से ज्यादा, 2500 के आसपास आएगा, 2500 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 10 से गुना करो 2500 आ रहा है, तो 10 से ज्यादा गुना करोगे तो 2500 ज्यादा होगा, और 2500 से ज्यादा की एक इकाई है 3200, बस ये आंसर हो गया, बस सिंपल सा है। अगला देखो, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गति करता है, किसके द्वारा समझा गया, सापेक्षतावाद के आधार पर। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का पहला ही नियम है साथियों। देखो इधर देखो साथियों, न्यूटन का पहला नियम मैंने बता चुका हूं, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। विराम अवस्था से गतिशील अवस्था अथवा गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाना है तो वस्तु पर बाह्य कारक की आवश्यकता, जिसे आप बोलते हो बल। अब सुनो क्या कह रहा है, चलती हुई बस से अचानक ब्रेक लगाते। अब सुनना, मैं साथियों मान लो बस में बैठा हूं, बस में बैठा हूं, इधर देखना, ये लो इधर देखना, मैं बस में बैठा हूं या कोई ये लाल मेरा बस में बैठा है, ठीक है। अब इधर देखो, जब ये बस गति कर रही है तो सीधी सी बात है, ये देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस गतिशील अवस्था में, तो बस गति कर रही है तो अंदर बैठा लाल भी कैसी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। अब सुनो, अब लाल गतिशील अवस्था में तो ये हमेशा गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा। अचानक जब ब्रेक लगाया, बस रुकी, तो सुनना, अब देखो लाल का, देखो लाल ये बैठा था, ये ऐसा। अब ये संपर्क देखो इधर देखो, ये संपर्क देखो इधर देखो, ये संपर्क किससे हो रखा, बस से हो रखा। अब सुनना, नीचे वाला भाग, जैसे ही ब्रेक लगाया बस रुकी, तो साथियों इस लाल के नीचे वाला भाग बस के संपर्क में था, ये तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला तो क्या था, मोशन में था। ये ऊपर क्या करेगा,
ऊपर वाला भाग गति करेगा। तो अचानक जब ब्रेक लगाते हैं ना तो साथियों अंदर बैठे यात्री थोड़े से आगे की तरफ आते। गति का पहला नियम कौन सा नियम साथियों? गति का पहला नियम बी आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? बता दो भाई। सरल लोलक का जो है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? देखो 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 देखो, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। मतलब आवर्तकाल दो लोगों पर निर्भर करता है भाई बंधुओं। किस किस पर? एक तो लोलक की लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर, और किस पर निर्भर कर रहा साथियों? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा। को किस पर निर्भर कर रहा साथियों? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा। तो दो लोगों पर निर्भर कर रहा, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। तो पहला द्रव्यमान पर निर्भर ना भाई, लंबाई के ऊपर निर्भर सही है, समय के ऊपर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर नहीं करता। बी आंसर होगा भाई बंधु। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बी आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई साथियों, तो ये गति वाला अध्याय था हमारा। ठीक है, तो जीव विज्ञान के बीच में हम लोग थोड़ा फिजिक्स को लेके आगे, कल वापस हम लोग जीव विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और एक जीव विज्ञान का टॉपिक कर अगली बार हम लोग जो है किसमें करेंगे साथियों? रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो भाई बंधुओं, वैसे मास्टर जी का जाने का समय हो चुका है। तो साथियों आप लोग अब मास्टर जी को जाने की अनुमति दे, कल वापस हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। तब तक सभी भाई बंधुओं को बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।